क्वेश्चन नंबर 64 है कि कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है। कौन सा कारक अधिगम मतलब सीखने में बाधक होता है। रुचि, अभिप्रेरणा, अधिगम, निस्सहायता या बुद्धि। तो अधिगम में रुचि अगर आपके पास रहेगी तो आप अधिगम कर सकते हैं, अभिप्रेरणा रहेगा तो आप भी अधिगम कर सकते हैं, और आपके पास बुद्धि होगी तब भी आप अधिगम कर सकते हैं। तो जो बाधक होती है अधिगम में वह होता है अधिगम में निस्सहायता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। मतलब जो बच्चों को सीखने में पुरस्कार को उसने महत्व नहीं दिया है। कौन सा वैज्ञानिक था? थर्नडाइक, स्किनर, पावलोव या गुथरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, गुथरी ने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है अधिगम के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 से सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास के कार्य से, परिणाम की आशा से, प्रशंसा से या तत्परता से। तो सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम जो है वे आपका तत्परता से है कि आप कितनी जल्दी तत्परता से उस चीज को सीख सकते हैं। माँ बाप में से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। जो बच्चे अपने माँ बाप की शरण से बाहर निकल के दूसरे की संगत में प्रसन्न क्यों होते हैं, किस अवस्था के अंतर्गत होते हैं? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 68 है कि चाइल्ड एंड सोसाइटी के रचयिता कौन है? वाटसन, जॉन डेबी, एरिक्सन या फ्राइड। तो चाइल्ड एंड सोसाइटी के जो लेखक हैं वे हैं एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 69 है कि अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। सीखने में वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है? प्रोत्साहन देकर, विटामिन देकर, विदेशों में भेजकर या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन देकर आप अधिगम अभी भी नहीं बढ़ा सकते हैं, विदेश भी भेजकर अधिगम नहीं किया जा सकता, बल्कि आप बालक को यदि प्रोत्साहित करेंगे तो उसमें अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। उचित वातावरण, प्रेरणा या परिपक्वता या उपयुक्त सभी। तो अधिगम को जो प्रभावित करता है, यदि वातावरण अच्छी हो तो बालक में अधिगम अच्छा होता है, प्रेरणा अगर अच्छा मिलता है तो अधिगम हो सकता है, और यदि वो बालक परिपक्व है तो भी अधिगम को प्रभावित करता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71 है कि अधिगम संबंधित टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है। स्वर्ण कॉन्फ्रेंसिंग, दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर या उपयुक्त सभी। तो अधिगम में जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होता है उसमें साउंड भी होता है और विजुअल भी होता है, मतलब दृश्य भी होता है, श्रव्य भी होता है, और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कंप्यूटर की जरूरत भी होती है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? सीखने का क्षेत्र कौन सा नहीं है? संज्ञात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या आध्यात्मिक। तो देखिए अधिगम के लिए संज्ञात्मक जरूरी होता है, भावात्मक जरूरी होता है और क्रियात्मक भी जरूरी होता है, बल्कि आध्यात्मिक ये अधिगम के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 73 की अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यक्तिगत में, व्यवहार परिवर्तन में, सामाजिक व राजनीतिक चेतना में या स्वयं के रोजगार के लिए तैयार करना। तो अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त कार्य ये है कि व्यवहार में परिवर्तन करना। तो इसका मेन उद्देश्य ही है अधिगम का कि व्यवहार में परिवर्तन करना। क्वेश्चन पूछा जाए कि अधिगम है तो आंसर आप देंगे व्यवहार में परिवर्तन। 4 है कि निम्नलिखित में कौन सी सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि नहीं है? सामूहिक विधि नहीं है पूछा जा रहा है। परिचर्चा, कार्यशाला विधि, प्रेक्षण या सम्मेलन विधि। तो जो इसका राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेक्षण। ये सामूहिक विधि नहीं है बल्कि परिचर्चा, कार्यशाला विधि और सम्मेलन विधि क्या है? सामूहिक विधि है। यहाँ की परिचर्चा, कार्यशाला विधि और सम्मेलन विधि में आप एक साथ बहुत से अधिक बच्चों को शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो यदि आप कोई बात याद रखते हैं या फिर उसको दोबारा रिकॉल करते हैं, पुनः स्मरण करते हैं, तो इसमें जब असफल होते हैं तो उसे क्या कहेंगे? स्मृति, कल्पना, विस्मृति या ध्यान। तो उसे हम लोग कहेंगे विस्मृति। क्या कहेंगे? विस्मृति मतलब भूलना। ये असफलता का कारण है स्मरण रखने में। क्वेश्चन नंबर 76 है कि छात्र केंद्रित शिक्षण का क्या आशय है? प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखना, छात्रों को मनमानी करने की छूट देना,
सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना या शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय होता है कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 77 है कि सामूहिक खेलों से छात्रों में क्या होता है? नियम का पालन करना सीखते हैं, सहयोग से काम करना सीखते हैं, अपने उत्तरदायित्व को निभाना सीखते हैं या उपयुक्त सभी। तो देखिए सामूहिक खेल में क्या होता है, जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो वे नियमों का पालन करना सीखते हैं, इसके साथ वे टीम बना के खेलते हैं तो उनमें सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है और अपने उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78 है कि एक बालक कक्षा में देर से आता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उसे कक्षा से बाहर खड़ा कर देंगे, उसे कक्षा में प्रवेश करने देंगे, उसे कक्षा में बुलाकर दंडित करेंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि कोई बालक देर से आता है तो सबसे पहला कार्य है कि आप उसे कक्षा में प्रवेश करने देंगे और इसके उपरांत यदि ऑप्शन आएगा कि उसके लेट आने का कारण पता लगाएंगे और उसका समाधान करेंगे। ये ऑप्शन भी अगर रहेगा तो आप उस पर भी टिक लगा सकते हैं। लाइन है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है? देखिए आपकी राय पूछा जा रहा है। ऑप्शन है, पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों का मस्तिष्क विकास अवरुद्ध होता है, प्रत्येक छात्र पुस्तक का अध्ययन नहीं कर सकता, छात्र में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है, छात्र के कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा कि पुस्तकों के अनावश्यक भार से क्या होता है, बच्चों के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है। क्वेश्चन 80 है कि बच्चे तब सृजनशील होते हैं सबसे अधिक जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में, अपनी रुचि से या पुरस्कार के लिए। देखिए कोई बच्चा अधिक सृजनशील तभी हो सकता है जब वह भाग किसी भी पार्टिसिपेट में, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी कुछ कॉम्पिटिशन में भाग लेता है, जब वह अपनी रुचि से भाग ले तभी हम उसको कहेंगे कि बालक सृजनशील है, बच्चा सृजनशील है। और डांट से बचने के लिए और दूसरे के दबाव में या अपने पुरस्कार पाने के लिए यदि वो पार्टिसिपेट करता है तो वे सृजनशील बालक नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन 81 है कि आपके विचार में मुख्य बधिर मतलब जो गूंगे बहरे बालक होते हैं को शिक्षित किया जाना क्या कहलाता है? एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य, प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है या व्यर्थ में धन की बर्बादी है। तो देखिए धन की बर्बादी किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे गलत शब्द है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब ये शिक्षित करना सबके लिए जिम्मेदारी है। और एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य ये तो सही है क्योंकि इनके लिए विशेष रूप से शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी है, प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि चाहे सामान्य बालक हो चाहे विशेष बालक हो, दोनों को शिक्षा देना एक प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82 है कि एक कक्षा में पढ़ते समय आपको पता चलता है कि विद्यार्थी कुछ उपस्थित नहीं है जबकि दूसरे शिक्षक की कक्षा में वे उपस्थित थे। इस परिस्थिति में आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? तो एक टीचर के नज़रिए से आपको सोचना पड़ेगा कि आपके क्लास में बच्चे नहीं आ रहे हैं, जब आपकी कक्षा में बच्चे नहीं आ रहे हैं लेकिन दूसरे टीचर की कक्षा में बच्चे जा रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इसका पीछे क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन है, विद्यार्थी शरारती हैं, मैं उनके साथ नम्र हूँ, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है या विद्यार्थी बुद्धिहीन है। देखिए विद्यार्थी जो शरारती होते ही है, लेकिन जो इसमें बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है तो वे होगा कि आपके शिक्षा में कुछ त्रुटि होगी जिससे क्लास में बच्चे आपकी क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने शिक्षण त्रुटि में सुधार करेंगे, तभी आप एक सफल शिक्षक कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है कि शिक्षा मात्रात्मक उन्नति के लिए होती है। शिक्षा मात्रात्मक उन्नति के लिए होती है, ये किसने कहा है? रवीन्द्रनाथ टैगोर ने, विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने या दयाराम साहनी ने? तो इसका राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा मात्रात्मक उन्नति के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए? पाठ केंद्रित होना चाहिए, अध्यापक केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए या समाज केंद्रित होना चाहिए?
तो शिक्षक को देखिए कभी भी पाठ केंद्रित नहीं होना चाहिए, केवल पाठ ही पढ़ाएं और बच्चों पर ध्यान दें। अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तानाशाही, निरंकुश प्रजातंत्र को प्रदर्शित करता है। समाज केंद्रित नहीं होना चाहिए बल्कि उसे बाल केंद्रित होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि बाल केंद्रित जब भी शब्द आए वो उस पर टिक लगा सकते हैं। बाल केंद्रित शब्द आए तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं, क्योंकि शिक्षक आज के समय में शिक्षक को बाल केंद्रित होना चाहिए, मतलब विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि आप कक्षा में किसको पढ़ाते हैं? विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। 5 है कि अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? शिक्षक की शिक्षण विधि, छात्रों की सीखने की इच्छा, जो विषय वस्तु को बोधगम्य बनाता है, या बाल केंद्रित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अधिगम की बात कर रहा है, तो अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होगा वह होगा छात्र में सीखने की इच्छा। यदि छात्र में सीखने की इच्छा नहीं है तो अब अधिगम उसे नहीं करवा सकते हैं। क्या करवा सकते? अधिगम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र की सीखने की इच्छा महत्वपूर्ण कारक है अधिगम के लिए। बाल केंद्रित होना चाहिए तो कक्षा के लिए होता है। कि निम्न में से विशिष्ट शिक्षा से विशेष रूप से कौन सा संगठन जुड़ा है? तो विशेष शिक्षा की बात हो रही है, जो गूंगे, बहरे, मानसिक मंदता और विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए जो शिक्षा होती है, उसके लिए कौन सा संगठन विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है NCTE, RCI, NCERT या ACTCE। तो जो इससे संगठन जुड़ा है विशेष रूप से वह है RCI। क्या है? RCI। इसका फुल फॉर्म होता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। यही आपको विशेष जो कॉलेज होते हैं, विशेष B.Ed करवाते हैं, उनको ये मान्यता देने का कार्य करता है RCI। क्वेश्चन नंबर 87 है कि छोटे बच्चे लंबे कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांट कर बुलवाएंगे, या मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे, या ऑप्शन नंबर डी है कि B और C दोनों। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऐसे शब्दों को जो लंबे और कठिन शब्द हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या करेंगे? आप बच्चों को बार बार बुलवाएंगे ताकि वे इसका अभ्यास करके उसको ठीक से उच्चारण करना सीखें। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा से चले जाना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाना चाहिए, या शिक्षण विधि बदल दे, या कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दें। देखिए, यदि बच्चा आपके पाठ में रुचि नहीं लेता है तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपके शिक्षण विधि ठीक ढंग से न हो। तो इसके लिए क्या करेंगे? आप कक्षा से तो जाएंगे नहीं, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी शिक्षण विधि में बदलाव करेंगे कि किस शिक्षण विधि द्वारा आप बच्चों को रुचि अभ्यास में ला सकें। क्वेश्चन 89 है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, या शिक्षकों को नौकरी देने हेतु, या लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा का प्रचार प्रसार इसलिए बहुत जरूरी है कि साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। क्वेश्चन 90 है कि अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? छात्रों को पढ़ने में लगाना, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना, या छात्रों की परीक्षा पास करने योग्य बनाना। तो देखिए, अध्यापक ने यहाँ पूछा वास्तविक कार्य, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुख विकास करना, ये अध्यापक का वास्तविक कार्य होता है।